फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रकृति में, इस नेचर में, जैसे हमने सबसे पहले बताया कि अभी सबसे पहले कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का फिर से एक लाइन में सिर्फ वो सुन लो कि डेफिनेशन कि ये डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। जितना भी इस पूरे यूनिवर्स पे, जितने भी इस नेचर्स पे जो घटनाएं घट रही हैं, जो कुछ भी होता है, जो भी मूवमेंट है, उन सारे सबके बारे में स्टडी करना ही फिजिक्स होती है, उसको ही फिजिक्स कहते हैं। तो जो ये प्रकृति है इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जो परिघटनाएं हैं वो बहुत सारे फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो जो फोर्स पे, जैसे किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, किसी को तोड़ने के लिए, किसी को धक्का देने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या होता है कि बल का प्रयोग होता है। तो इस प्रकृति में, इस पूरे नेचर में जो मेन फोर्सेज हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। ये ऑलरेडी ये फंडामेंटल फोर्स हैं इन नेचर, ये ऑलरेडी है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं इन नेचर। वो कैसे हैं और कौन है वो यहाँ पे दिया गया है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम यहाँ से बात करते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और इसको अगर देखते हैं कि इसका यूज़ भी कहाँ होता है, तो एक किसी भी एटम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटम के बारे में, कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में हम बोलते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, को अट्रैक्ट करने के लिए लगा हुआ होता है। वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा, अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीकेस्ट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्लियर ना? तो यहाँ से अब हमें कहने का सेंस है ये कि ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जो नेचर में हैं, ऑलरेडी हैं, नेचुरली हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सीरियल वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ध्यान देना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल सीधा सा अगर इसके स्टेटमेंट के, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा जो हम बोलेंगे वो क्या होता है? वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये अट्रैक्टिव नेचर इसके पास होता है। और उसके बाद देखिए, अगर यहाँ से देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो स्टेटमेंट के थ्रू, इसके डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। एक मिनट देखिएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं इसको। इट स्टेट दैट, ध्यान दो बेटा, इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies, यहाँ से two bodies is directly proportional, यहाँ से proportional to the product of mass of both body and inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर? यहाँ से होता है। अगर इसके यहाँ से देखते हैं इसको, तो यहाँ पे दिया गया, अब इसके थ्रू सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है।
और ग्रेविटेशनल फोर्स की एक सिंपल सी बात कि इसको जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि न्यूटन्स ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा, और न्यूटन्स ने किसी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जब देखा सेब नीचे की तरफ आ रहा है, गिरा पेड़ से गिरता हुआ जो पेड़ से निकलता हुआ जो एप्पल था वो क्या हुआ, ज़मीन की तरफ आ गया। तो उनको ये लगा कि इन दोनों के बीच में ज़मीन भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो उन सारे बेस पे उन्होंने बताया कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वहाँ से भी। और उसके बाद फिर आगे चल कर के उस पर फिर एक स्टेटमेंट ये हुआ। तो इस पर ये हुआ कि फाइनली जब इसको देखा गया तो ये हुआ कि जब भी किसी भी बॉडी के पास अगर मास है, किसी भी दो बॉडी के पास अगर मास है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, मास है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, याद रखिएगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, हम भी हैं, हाँ, मेरे पास भी मास है, आपके पास भी, तो हमारे और आपके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन आप यहाँ से एक क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हो कि सर जब अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो एक दूसरे से हम क्यों अट्रैक्ट नहीं हो जा रहे हैं। तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन कौन सा, मतलब मैंने बताया कि जब भी किसी दो बॉडी, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडी, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, वीकेस्ट। तो हमें ये नहीं देखना है कि मेरे और आपके बीच में ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हम आप एक दूसरे से कनेक्ट होने से पहले मैं अर्थ से कनेक्ट हूँ और तुम भी अर्थ से कनेक्ट हो, तो अर्थ का भी अपना मास होता है, मेरा भी मास है। तो अर्थ का मास हम लोगों के मास से पता नहीं कितने, अगर देखा जाए हम बोल सकते हैं एक दूसरी लैंग्वेज में, तो अर्थ के मास के सामने मेरा जो मास है, मेरी बॉडी का जो मास है वो निग्लेक्जिबल है। तो ऑलरेडी मेरे और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, आपके और अर्थ के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। वो आपको अट्रैक्ट करके रखिए, ये हमको अट्रैक्ट करके रखिए, इसलिए हम एक दूसरे के से अट्रैक्ट नहीं हो सकते। पहला तो ये भी समझ लो एक प्रैक्टिकली, ये भी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि दूसरा होता है वीकेस्ट फोर्स होता है। तो वीकेस्ट फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, तो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है ना, यहाँ दोनों रीजन से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे दिया गया तो इस पे क्या दिया गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सपोज दैट m1 बी द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड m2 बी द मास ऑफ सेकेंड बॉडी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखो यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बोथ बॉडी। इक्वेशन 1 ये हो गया बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान देना, यहाँ से इनवर्सली हो गया, ठीक ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से देखो हम आगे जैसे ही चलते हैं इसके आगे, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ से क्या हमको मिल जाता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर, और F इज इक्वल, जैसे इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कांस्टेंट क्या आ जाएगी, G विद द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हियर, G विद द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हियर, m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ से हमको ये वैल्यू मिलती है। G मैंने कहा कांस्टेंट, और G की जो वैल्यू होती है, G इज इक्वल 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है इसकी वैल्यू। ठीक है ना। इसकी वैल्यू जो होती है ये क्या कहते हैं, मीडियम के अकॉर्डिंग होती है, मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है। ठीक ना, कैपिटल जी की वैल्यू। वैसे बोलते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म, बट ये किस पे डिपेंड करती है, बोल सकते हो मीडियम पे डिपेंड करती है, ये चीज़ होता है। तो यहाँ से F इज इक्वल कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, इसको बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उस बॉडी के बीच, उस बॉडी के पास मास होना चाहिए। जिस भी बॉडी के पास मास है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल
फोर्स बोलते हैं, ये होता है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इन्वर्सली। इसका सेंस क्या होता है? आप जितना मेरे से दूर होते जाओगे, हमारे आपके बीच का अट्रैक्शन उतना कम हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना, अगर आप बैठे हो, आपका मास और मेरा मास जितना ज़्यादा होगा, जिसका मास जितना ज़्यादा, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये क्या बोल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या होगा? इसके मास पे अगर मास इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बोथ बॉडी ऑलरेडी इंक्रीज करेगी। क्लियर ना? कोई डाउट? यहां से हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का टर्म हो गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है ना? अब आगे जो टॉपिक, इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर ना? तो अब जो दूसरा हमने अभी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, इसका काम देखिए, समझिएगा। सबसे पहले वहाँ पे हमने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है किसी भी दो बॉडी के बीच में लगता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? उन दोनों बॉडी के पास मास होना चाहिए। अगर किसी भी दो बॉडी के पास मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो यहीं से देखो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की कहीं ना कहीं बात हो रही है, और मैग्नेटिक की बात हो रही है तो मैग्नेट की बात हो रही है। ठीक ना? अब इसके थ्रू तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, ये जो चार्ज की बात किया गया, ये चार्ज क्या होता है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। किसके बीच में लगता है? 2 चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। 2 चार्ज पार्टिकल होने चाहिए उसके बीच में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सन फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना? तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि कहने का सेंस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है 2 चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में लगता है। लेकिन अब इसमें भी कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में, तो उनके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है ना? और उसको हम डिफाइन करते हैं, वहाँ से बताते हैं फिर कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ की अगर बात करते हैं, अभी हम बता रहे हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले जो दोनों भी अगर यहाँ पे चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है, और जब दोनों चार्ज मूव करने लगते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इट मीन्स जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, उसका सेंस हो जाता है कि हम मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे जब रेस्ट पोजीशन चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अभी कैसे होता है कि मूविंग चार्ज के, क्योंकि हम लोगों ने देखो पढ़ा हुआ था 10th की क्लास में ही, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे एक लाइन लिखी गई थी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन या व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, चार्ज बोलो या करंट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक ना? तो व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड द कंडक्टर। तो जिस कंडक्टर में चार्ज का फ्लो, जैसे यहाँ पे कंडक्टर है, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह में, वहाँ पे भी हम लोगों ने किया था, तो वहाँ से पता। तो कहने का सेंस ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, बट वो चार्ज मूविंग कंडीशन में होती है, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं। और हमने कहा इसके बीच में वो अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दैट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द चार्ज, वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। और ये भी यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कैसे? अब यहाँ से देखिए, इसका कहने का सेंस यहाँ पे ये भी क्या होता है कि इसके भी अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेविटेशनल था वैसे ये भी था। यहाँ पे क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ध्यान देना, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ
बोथ चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज, सपोज दैट Q1 Q2 बी द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक मिनट के लिए, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव दिया गया एक निगेटिव, अगर हम मान लेते हैं ये दोनों चार्ज हैं, ये क्या हुआ, इसको एक Q1 चार्ज, इसको Q2, और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R है। तो ये क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव एक यहाँ पे निगेटिव, मीन्स पॉजिटिव को भी आप चाहे जो भी ले सकते हो, चाहे प्रोटॉन बोल दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दो, कुछ भी आप बोल दो, चाहे दोनों पॉजिटिव ले लो, उससे क्या मतलब है, ठीक ना, जो भी मर्जी हो ले सकते हो, और फ्री हो। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में, और अगर हम दोनों ले लेते हैं तो वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, प्रोडक्ट मीन्स Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे अब F दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F इज इक्वल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K विद द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, K की वैल्यू, यहाँ से K की वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं तो K की वैल्यू होती है, यहाँ से बेटा ध्यान देना, K की वैल्यू 9 × 10⁹, या इसकी वैल्यू ये भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी इसकी वैल्यू लिखते हैं, ठीक ना। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और यहाँ पे लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया मेरे सामने, ठीक ना। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे।